हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कक्षा 10 विज्ञान विषय के तीसरे अध्याय धातु एवं अधातु के अभ्यास प्रश्नों को आज हम सॉल्व करेंगे। हमने इसके पाठ की अच्छे से व्याख्या कर ली है, तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां जाकर आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। तो चलिए हम प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखें, पेज संख्या 45 का पहला क्वेश्चन, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो, टोटल 4 प्रश्न दिए हुए हैं। पहला लिखा गया है जो धातु कमरे के ताप पर द्रव होती है। तो कमरे के ताप पर द्रव होने वाली धातु का नाम क्या है? मरकरी, जिसे आप पारा भी कहते हैं। दूसरा है ऐसी धातु जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो वो कौन कौन सी धातुएं हैं? वो है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये 3 धातु ऐसी है जो धातु होते हुए भी काफी मुलायम होती है और चाकू की सहायता से इन्हें आसानी से काटा जा सकता है। तीसरा है ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? तो आप सब जानते होंगे कि ऊष्मा की सबसे अच्छी जो चालक धातु है वो सोना और चांदी होते हैं, लेकिन सोना काफी महंगा होने के कारण इसका उपयोग नहीं होता और हम वास्तव में अधिकतर जो यूज करते हैं वो सिल्वर और कॉपर का यूज करते हैं। ऊष्मा की कुचालक धातु कौन सी होती है? तो ऊष्मा की कुचालक धातु है वो है लेड और मरकरी। ये दोनों ऊष्मा की क्या है? कुचालक धातु है। ये धातुओं के अंदर अपवाद आते हैं क्योंकि लगभग सभी धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है, लेकिन लेड और मरकरी ये 2 धातु होते हुए भी ऊष्मा की क्या है? कुचालक है। आया समझ में? तो ये आपका पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न देखें, आघातवर्धनीय तथा तन्य का अर्थ बताइए। इन दोनों शब्दों का हमें अर्थ बताना है। तो आघातवर्धक का अर्थ क्या होता है कि धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में डाला जा सकता है। धातुओं की इस गुण धर्म को ही क्या कहा जाता है? आघातवर्धनीयता के नाम से जाना जाता है। वही तन्यता का या तन्य का मतलब क्या होता है कि धातुओं को खींचकर पतले तार के रूप में बदला जा सकता है। धातुओं की इस गुण धर्म को तन्यता अथवा तन्य गुण धर्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा प्रश्न था। अगला प्रश्न देखें, पेज संख्या 51 का पहला प्रश्न, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? इसका हमें कारण बताना है। तो देखें, सोडियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है, क्योंकि हमने देखा था कि सक्रियता श्रेणी में सबसे टॉप पर कौन सी धातु होती है? सोडियम। और ये सबसे अधिक क्या होती है? क्रियाशील होती है। इसी कारण खुले में रखने पर यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर तुरंत क्या पकड़ लेता है? आग पकड़ लेता है। इसीलिए इस दुर्घटना से बचने हेतु इसे केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है, ताकि इसका जब तक वायु के साथ संपर्क नहीं होगा तब तक यह आसानी से आग नहीं पकड़ेगा। आया समझ में? चलिए अगला प्रश्न, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। पहला है भाप के साथ आयरन। भाप के साथ आयरन की हमें अभिक्रिया बतानी है। तो देखें, लोहा भाप के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रदान करता है। क्या बनाता है? आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो देखें यहाँ पर Fe मतलब आयरन की अभिक्रिया भाप के साथ कराई गई है। तो ऐसी स्थिति में किसका निर्माण हो रहा है? Fe2O3 आयरन ऑक्साइड का। और किसका निर्माण हो रहा है? और हाइड्रोजन गैस का। आया समझ में? चलिए दूसरा है जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम का। तो कैल्शियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया धीमी गति से करता है और उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन के प्रज्वलन के लिए पर्याप्त नहीं होती। यानी जो कैल्शियम है वो जल के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करता है। और देखो क्या होगी अभिक्रिया? कैल्शियम की जब जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। हालांकि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस की मात्रा काफी कम होती है। और दूसरा था पोटेशियम। तो पोटेशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया काफी तेज गति से करता है और यह अभिक्रिया इतनी तेज तथा ऊष्माक्षेपी होती है कि उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाती है। देखो, कैल्शियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है, वही पोटेशियम ठंडे जल के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है और इतनी तेज अभिक्रिया करता है कि इससे निकलने वाली जो हाइड्रोजन है वो तत्काल क्या होती है? प्रज्वलित का मतलब जलने लग जाती है। आया समझ में? इसी कारण से सोडियम और पोटेशियम को लगभग केरोसिन में डुबोकर ही रखा जाता है। तो इसकी अभिक्रिया क्या होगी कि जब पोटेशियम की अभिक्रिया जल के साथ कराई जाती है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस
और उसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखें, ए, बी, सी एवं डी 4 धातुओं के नमूनों को लेकर एक एक करके निम्न विलयन में डाला गया। इससे प्राप्त परिणाम को निम्न प्रकार से सारणीबद्ध किया गया है। ठीक है, यहाँ पर हमें टोटल 4 धातु दी हुई है, ए, बी, सी और डी, और टोटल हमारे पास 4 विलयन है, एक आयरन सल्फेट का, एक कॉपर सल्फेट, एक जिंक सल्फेट और एक सिल्वर नाइट्रेट। तो सभी की क्या हो रही है, इन धातुओं के साथ अभिक्रिया हो रही है। हमें बताना है कि यहाँ पर इसी सारणी पर आधारित जो प्रश्न दिए गए हैं, इसमें पहला प्रश्न है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, ये हमें बताना है। दूसरा है धातु बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा। और तीसरा है धातु ए, बी, सी एवं डी को अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको सारणी दिख रही है, इसमें सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन सी होगी, तो वो होगी बी धातु। कौन सी होगी, बी, क्योंकि यह आयरन सल्फेट के साथ क्या कर रही है, विस्थापन अभिक्रिया आसानी से कर रही है। क्योंकि आयरन काफी कम क्रियाशील होता है, इसका मतलब ये धातु बहुत अधिक अभिक्रियाशील है। इसी कारण से यह कम क्रियाशील आयरन के साथ भी विस्थापन अभिक्रिया संपन्न कर रही है। ठीक है, इस वजह से सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, बी धातु है। दूसरा है धातु बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा, यहां पर हमें बताना है। तो अभी हमने देखा यहां से कि धातु बी है वो काफी क्रियाशील धातु है, और जब यह बहुत ही अधिक क्रियाशील धातु है, इसका मतलब जब इसे किसी दूसरी विलयन के साथ मिलाया जाएगा तो ये क्या करेगी, उसके साथ विस्थापन अभिक्रिया आसानी से कर लेगी। तो जब बी धातु को कॉपर सल्फेट के विलयन में मिलाया जाएगा तो यह कॉपर सल्फेट के साथ विस्थापन अभिक्रिया करेगी, और कॉपर से जो सल्फेट आयन है उस सल्फेट आयन या यौगिक का क्या करेगी, विस्थापन कर लेगी, वो कॉपर को अलग कर लेगी। आया समझ में। तो कॉपर धातु बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कौन सी अभिक्रिया होगी, विस्थापन अभिक्रिया होगी, जिसमें धातु बी कॉपर सल्फेट के विलयन से किसको, जो सल्फेट यौगिक है उसको क्या करेगी, विस्थापित कर देगी। तीसरा था धातु ए, बी एवं डी को अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे अधिक कौन सी है, इसमें से बी धातु है सबसे अधिक। ठीक है, फिर कौन सी है, फिर हमने ए, क्योंकि ए भी कॉपर सल्फेट के साथ विस्थापन अभिक्रिया कर रहा है, इस कारण दूसरे नंबर पर हमने किसको रखा है, ए को। फिर सी, देखो सी भी सिल्वर नाइट्रेट के साथ विस्थापन अभिक्रिया कर रहा है, इसका मतलब ये ए से थोड़ी क्या है, थोड़ी कम क्रियाशील है। और डी देखो किसी के साथ कोई विस्थापन अभिक्रिया नहीं कर रहा है, इसका मतलब डी क्या है, सबसे कम क्रियाशील है। आया समझ में। तो बी सबसे अधिक क्रियाशील है, ए उससे कम, फिर सी उससे कम, और सबसे कम कौन है, डी सबसे कम क्रियाशील है। तो इस तरह आपका तीसरा प्रश्न भी सॉल्व हो गया। अगला प्रश्न देखें, अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है, पहले में इसका जवाब देना है। उसके बाद आयरन के साथ तनु H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो पहला है, जब किसी अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। क्योंकि जब धातु की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है तो किसका निर्माण होता है, लवण का और हाइड्रोजन गैस का। तो ये आपके पहला प्रश्न का उत्तर था। दूसरा है आयरन की तनु H2SO4 के साथ अभिक्रिया। तो लोहे की तनु H2SO4 के साथ अभिक्रिया कैसे होगी, ये Fe है, आयरन है, और ये H2SO4 है यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो इस स्थिति में होगा क्या कि जो सल्फेट आयन है वो किसके द्वारा विस्थापित होगा, आयरन के द्वारा विस्थापित हो जाएगा। क्योंकि जो आयरन है वो हाइड्रोजन की तुलना में अधिक क्रियाशील है, तो बनेगा क्या, फेरस सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होगा। आया समझ में। चलिए अगला प्रश्न देखें, जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो जब जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो विस्थापन अभिक्रिया होती है, और जिसके परिणाम स्वरूप जिंक विलयन में से लोह तत्व को क्या कर लेता है, विस्थापित कर लेता है, क्योंकि जिंक लोहे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। आया समझ में। तो देखें अभिक्रिया, जिंक की अभिक्रिया आयरन सल्फेट के साथ कराई गई है, तो जिंक Fe यानी आयरन की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है, अतः ये सल्फेट यौगिक को क्या करेगा, विस्थापित कर लेगा, और जिंक सल्फेट का निर्माण होगा और आयरन क्या होगा, अलग हो जाएगा। आया समझ में। अगला प्रश्न देखें,
पेज संख्या 54 का पहला प्रश्न, सोडियम, ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। पहला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा Na2O सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण दर्शाइए। और तीसरा, इन यौगिकों में कौन से आयन उपस्थित है। ये टोटल 3 प्रश्न है। यहाँ पर ये नंबरिंग गलत हो गई है थोड़ी, ठीक है। इन तीनों के मैं आंसर देने हैं, तो चलिए हम एक एक को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला है सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सोडियम की। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, 2, 8 और 1। तो पहले कक्षक में 2, दूसरे कक्षक में 8 और तीसरे कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। आया समझ में। चलिए दूसरा है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 8। तो पहले कक्षक में 2 और दूसरे कक्षक में कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। फिर मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है। तो पहले कक्षक में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में कितने बचेंगे, 2। इस प्रकार ये मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इसको आप दूसरे तरीके ऐसे भी दर्शा सकते हो कि इलेक्ट्रॉन के बाहरी कक्षक में 1 मौजूद होता है, तो इस हमने कितना दिखा दिया ऊपर, 1। फिर ऑक्सीजन के बाहरी कक्षक में 6 होते हैं, तो हमने 6 इलेक्ट्रॉन दर्शा दिए। और मैग्नीशियम के बाहरी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमने इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन बता दिए। तो ये तरीका भी सही है और ये तरीका भी सही है, दोनों ही सही है। दूसरा प्रश्न देखें, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण दर्शाइए। तो सबसे पहले हम सोडियम ऑक्साइड की बात करते हैं। तो देखें सोडियम के कितने अणु है, 2। तो प्रत्येक पर 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे, 2। ठीक है, यानी 2 सोडियम के 2 है, तो इनकी बाहरी कक्षा में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और सोडियम अपना अष्टक पूरा करने हेतु इस इलेक्ट्रॉन की ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, साझेदारी। क्योंकि ऑक्सीजन के बाहरी कक्षक में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर इसको अपना अष्टक पूरा करना है तो 2 और इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होगी। तो एक सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से दे देगा और ऑक्सीजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा। इस तरह सोडियम का भी बाहरी कक्षक पूरा हो जाएगा और ऑक्सीजन का भी बाहरी कक्षक पूरा हो जाएगा। इस प्रकार सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, अतः इस पर धन आयन आ जाएगा। और ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, अतः इस पर क्या आ जाएगा, ऋण आयन आ जाएगा। और इस प्रकार सोडियम के दोनों जो आयन है वो ऑक्सीजन आयन के साथ मिलकर Na2O सोडियम ऑक्साइड का निर्माण करेंगे। आया समझ में। अगला है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखो मैग्नीशियम के बाहरी कक्षक में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही ऑक्सीजन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है। तो ये मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और अपना अष्टक पूरा कर लेगा। ठीक है, तो मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दान कर रहा है, अतः इस पर धनायन आ जाएगा। और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो इस पर क्या आ जाएगा, ऋणायन आ जाएगा। इस प्रकार इन दोनों के आपस में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के जुड़ने के कारण किसका निर्माण होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो जाएगा। आया समझ में। चलिए तीसरा प्रश्न था इसी का, इन यौगिकों में कौन कौन से आयन उपस्थित है। यानी अभी जो हमने पीछे 2 प्रश्न सॉल्व किए हैं उनमें कौन कौन से आयन मौजूद थे वो हमें बताना था। तो एक तो सोडियम आयन था, एक सोडियम था, एक मैग्नीशियम था और एक ऑक्सीजन आयन था। ये 3 आयन मौजूद थे। तो ये आपका पहला प्रश्न सॉल्व हो गया। इसका दूसरा प्रश्न देखें, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। तो हमने पढ़ा था कि जो आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिकों का गलनांक इसलिए उच्च होता है क्योंकि आयनिक यौगिकों में विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे से मजबूत स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के जरिए जुड़े होते हैं, जिसके कारण इनका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। कारण क्या है, आयनिक यौगिकों में मौजूद जो आवेशित आयन है वो एक दूसरे से मजबूत स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं और इसी कारण आयनिक यौगिकों का गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। अगला प्रश्न पेज संख्या 57 का पहला प्रश्न है, निम्न पदों की परिभाषा दीजिए। खनिज क्या होता है, अयस्क और गैंग। तो आप सब जानते होंगे खनिज पृथ्वी की भूप्रपटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले धातुओं के यौगिकों को खनिज कहते हैं। या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि पृथ्वी से खोद कर निकाले गए तत्वों अथवा यौगिकों को खनिज कहा जाता है। दूसरा है अयस्क। तो वे खनिज जिनमें कोई धातु या कोई विशेष धातु काफी अधिक मात्रा में होती है और जिसे आसानी से निकाला जा सकता है और हमारे लिए क्या होती है, लाभदायक होती है, ऐसे खनिजों को अयस्क के नाम से जाना जाता है। तीसरा है गैंग। तो पृथ्वी से निकाले गए जो खनिज अयस्क है उसमें मिट्टी, रेत जैसी काफी अशुद्धियां पाई जाती है, इन अशुद्धियों को ही गैंग कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें, 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्राकृतिक में
या प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, मैं कुछ ऐसी दो धातुओं के नाम बताने हैं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो हमने सक्रियता श्रेणी में पढ़ा था कि वे धातुएं जो सक्रियता श्रेणी में सबसे निम्नतम स्तर पर पाई जाती है वो सबसे कम क्रियाशील होती है और साधारणतः प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। तो वो दो धातुएं कौन कौन सी थी? सोना और प्लेटिनम। इसके अलावा आप चांदी भी कह सकते हो। ये दोनों धातुएं बहुत कम क्रियाशील होती है और इसी कारण से प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है, यानी किस प्रकार के रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है वो हमें बताना है। तो सबसे पहला है, बहुत कम क्रियाशील धातुओं के ऑक्साइड गर्म करने से अलग हो सकते हैं। मतलब वे धातु जो बहुत ही कम क्रियाशील है उनके ऑक्साइडों को हम साधारणतः गर्म करके भी उन ऑक्साइडों से धातु को क्या कर सकते हैं? अलग प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बात करें मरकरी की, तो जैसे मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करने पर यह मरकरी और ऑक्सीजन में क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है, यानी में मरकरी अलग मिल जाती है और ऑक्सीजन का अलग निष्कासन हो जाता है। वही बात करें मध्यम क्रियाशील धातुओं के ऑक्साइडों से प्राप्त करने के लिए उपयुक्त अपचायक का उपयोग किया जाता है। जैसा हमने पढ़ा था कि वे धातुएं जो सक्रियता श्रेणी में मध्यम स्थिति में पाई जाती है उनको साथ पहले भर्जन या निस्तापन की प्रक्रिया के जरिए उन्हें ऑक्साइड में बदला जाता है और फिर कार्बन के साथ उनका अपचयन किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें शुद्ध धातु की प्राप्ति होती है। तो देखें यहाँ पर जिंक ऑक्साइड हमने भर्जन या निस्तापन के जरिए में प्राप्त हो गया है। अब हम क्या करेंगे? जिंक को कार्बन के साथ गर्म करेंगे, जिसके कारण जिंक धातु में क्या होगा? उपचयन की प्रक्रिया होगी और कार्बन में किसकी होगी? अपचयन की प्रक्रिया होगी। तो यहाँ पर देखो जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन के साथ होगी तो जिंक ऑक्साइड का क्या होगा? उपचयन होगा, जिसके कारण ऑक्सीजन इससे अलग हो जाएगी और क्या मिल जाएगा? हमें जिंक अलग प्राप्त हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड। इस प्रकार यहाँ से हमें जिंक धातु की प्राप्ति हो जाएगी। तीसरा है, अति क्रियाशील धातुओं को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने हेतु विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि का प्रयोग किया जाता है और इसकी चर्चा हमने अच्छे से चैप्टर के दौरान की थी। आया समझ में? तो जो सबसे कम क्रियाशील ऑक्साइड है उनको सिंपली गर्म करके हम वहां से धातु की प्राप्ति कर सकते हैं। जो मध्यम क्रियाशील ऑक्साइड है वह उनसे अगर हमें धातु की प्राप्ति करनी है तो कार्बन के साथ अपचयन करना होगा और जो सबसे अधिक क्रियाशील धातुओं के ऑक्साइड है वहां से अगर हमें धातु प्राप्त करनी है तो फिर विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आया समझ में? यह आपका तीसरा प्रश्न था। अगला प्रश्न है पेज संख्या 61 का पहला प्रश्न, जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर के धात्विक ऑक्साइडों को निम्न धातुओं के साथ गर्म किया गया। यानी कि यहाँ पर जिंक ऑक्साइड है धातु, मैग्नीशियम ऑक्साइड है और कॉपर ऑक्साइड है। इनको हमने अलग अलग धातुओं के साथ गर्म किया है। पहली बार हमने जिंक के साथ, फिर मैग्नीशियम के साथ, फिर कॉपर के साथ। तो किस स्थिति में विस्थापन अभिक्रिया घटित होगी ये हमें बताना है। देखो जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया जिंक से होगी क्या? नहीं होगी, तो इस दौरान विस्थापन अभिक्रिया नहीं होगी। फिर जिंक ऑक्साइड की मैग्नीशियम के साथ, तो जिंक ऑक्साइड की मैग्नीशियम के साथ विस्थापन अभिक्रिया होगी क्योंकि जिंक मैग्नीशियम की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। तीसरा, जिंक की कॉपर के साथ, तो जिंक की कॉपर के साथ अभिक्रिया नहीं होगी। फिर हम बात करें मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ जिंक की अभिक्रिया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ जिंक की अभिक्रिया नहीं होगी। फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड की मैग्नीशियम के साथ नहीं होगी। फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड की कॉपर के साथ, तो ये भी विस्थापन अभिक्रिया नहीं होगी। फिर कॉपर ऑक्साइड की जिंक के साथ, तो ये विस्थापन अभिक्रिया होगी। फिर कॉपर ऑक्साइड की मैग्नीशियम के साथ, तो ये भी अभिक्रिया होगी। फिर कॉपर ऑक्साइड की कॉपर के साथ, तो ये विस्थापन अभिक्रिया नहीं होगी। अब आप पूछ रहे होंगे कि आपने ऐसा कैसे बता दिया? तो इसके लिए आपको सक्रियता श्रेणी का ज्ञान होना जरूरी है, जिसकी चर्चा हमने अध्याय के दौरान की थी। अगर वो सक्रियता श्रेणी आपको अच्छे से याद है तो आप देखकर बता सकते हैं कि जो उच्च अभिक्रियाशील धातु है वो निम्न अभिक्रियाशील धातुओं के साथ आसानी से विस्थापन कर लेगी, लेकिन निम्न अभिक्रियाशील धातुएं उच्च अभिक्रियाशील धातुओं के साथ विस्थापन अभिक्रिया नहीं कर पाएगी। आया समझ में? चलिए, यह आपका पहला प्रश्न था। फिर दूसरा प्रश्न, कौन सी धातु आसानी से संचारित नहीं होती ये हमें बताना है। तो हमने देखा था कि संचारित साधारण वही धातु होती है जो मध्यम या अधिक क्रियाशील होती है। इसका मतलब जो धातुएं बहुत कम क्रियाशील होती है वो आसानी से संचारित नहीं होती, क्योंकि वो जल, नमी, आर्द्रता, जलवाष्प के साथ आसानी से अभिक्रिया नहीं कर पाती है। तो कम अभिक्रियाशील धातुएं जैसे सोना और प्लेटिनम
आसानी से संचारित नहीं होती। कारण क्या है कि यह सक्रियता श्रेणी में सबसे निम्नतम स्तर पर पाई जाती है और क्या होती है, सबसे निम्न क्रियाशील होती है। इस कारण से ये साधारणतः संचारित नहीं होती है। अगला प्रश्न है, मिश्र धातु क्या होते हैं? तो आप सब जानते होंगे कि दो या दो से अधिक धातुओं अथवा अधातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहा जाता है। या तो दो आपस में धातुओं का समांगी मिश्रण होना चाहिए, या दो अधातुओं का, या फिर धातु और अधातुओं का। इन तीनों स्थितियों में मिश्र धातु का निर्माण किया जा सकता है। जैसे कुछ उदाहरण की बात करें, जैसे पीतल मिश्र धातु है, तांबा, जस्ता, इस्पात, ये कुछ प्रमुख मिश्र धातुओं के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार हमने आपके पाठ के भीतर दिए गए सभी प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर लिया है। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है और सारे प्रश्न समझ में आए हैं तो बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और साथ ही अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।